So welcoming you all to the very first class of chapter number 13, e-filing. Paper point of view से it is going to be very important chapter. ठीक है, minimum मतलब 6 marks, 6 to 8 marks का आपको इसमें पेपर से ज़रूर मिलना चाहिए. Very important, very interesting. और क्योंकि एग्जीक्यूटिव के अंदर ज़्यादातर बच्चे ट्रेनिंग पे नहीं जाते हैं तो उनको ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट जो बच्चा ट्रेनिंग पे जाता है या जिसने साले काम किया हुआ है एमसीए की वेबसाइट के ऊपर, वो कहेगा कि सर ये भी कोई चैप्टर है, इतना ईजी, इतना बेसिक. ठीक है, आप इसमें बता ही क्या रहे हो, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, डीएससी क्या होते हैं, हमने देखी है डीएससी क्या होते हैं, तो इसके अंदर एवरीथिंग विल बी टोल्ड. सो आई विल ट्राई आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. सबसे पहले आते हैं जी ई गवर्नेंस एंड द एमसीए 21 is the 21st century. MCA belongs जो 21st century के अंदर आया. So electronic governance, e-governance stands for electronic governance, is the application of the IT to the government functioning in order to bring the smart governance. Smart governance, हमने कहा सर what do you mean by smart governance? तो वो कहते हैं कि जी simple, moral, accountable, responsive and transparent. तो IT की हेल्प से ये 5 चीजें हम कर पाए जी. एक सिंप्लीफाई कर दिया, पहले जो इतने लेंथी फॉर्म्स रहते थे, आजकल तो मैंने आपको बताया ना सन नंबर भर के मैं वहां पर प्रीफिल दबाता हूं, अपने आप आधा फॉर्म भर जाता है जी. ठीक है, सो पहले उसी में बड़ी बार गलतियां हो जाती थी. एंड ट्रांसपेरेंसी से ऑब्वियसली जो मॉरल्स हैं वो भी इंक्रीज हुए. अकाउंटेबल, आज के टाइम में 1 सेकंड में पता लगता है जी कि किसकी गलती है, किसने कहां पे क्या किया. रिस्पॉन्सिव इज द क्विक, जल्दी उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है. So e-governance is highly complex process requiring the provision of the hardware चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, री-इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोसीजर्स फॉर द बेटर डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज. और ये जो पहली बार इंडिया के अंदर आया जी 2006 के अंदर आया. जो एमसीए की वेबसाइट है ये ऑटोमेटिक या ऑनलाइन कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2006 में हुई. जो मनमोहन सिंह थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 2005 में. 2005 से लेकर 2014 तक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे. 2 सेशंस कांग्रेस की सरकार जीती थी जी. 2009 में भी वो जीती थी और 2005 के इलेक्शंस भी वही जीती थी. 2014 में और उसके बाद से तो मोदी जी इज इन द पोजीशन. सो बिग क्रेडिट गोज टू द डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने एमसीए की वेबसाइट को ऑनलाइन किया जी. एंड वी नेवर विल बी एबल टू नो कि इससे पहले कितने टफ टाइम्स हुआ करते थे. ठीक है, प्रॉपर बहुत लंबी क्यूज लगा करती थी फॉर्म्स की सबमिशन के लिए. लास्ट डेट जब मैं बोलता था और MGT 7 भरना है, AOC 4 भरना है, और वहां पर इतनी लंबी क्यूज होती थी. अब आंधी है, तूफान है, गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंड में ठंड बहुत ज़्यादा है, और खड़े रहना पड़ता था 2-2, 3-3 घंटे. और आजकल तो जब और किसको भेजा जाता था, ट्रेनीज को ही भेजा जाता था. अब CS खुद थोड़ी ना जाएगा, जो ऑफिस में ट्रेनी है उसको फॉर्म पकड़ा कर कहते थे कि जाओ और जाकर जमा करवा के आओ. और जाते वो जब थे और जब वापस आते थे तो पहचान में नहीं आते थे ये वही ट्रेनी है. ठीक है, इतना बुरा हाल उनका हो जाता था वहाँ पे 3-4 घंटे में. बट आज के टाइम में द लाइफ इज ईजी. ठीक है, आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं और क्लिक करके फॉर्म अपलोड कर देते हैं जी वेबसाइट के ऊपर, एंड यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, नॉट इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इज टू बी सबमिटेड. ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया. सो लाइफ इज ईजी ना. नहीं, मैं इतना पुराना नहीं. I passed out in 2011. ठीक है, सो और मेरी ट्रेनिंग भी 2008, 9, 10 में चल रही थी. सो आई वॉज ऑल्सो सेटिंग इन द एयर कंडीशन रूम. फाइन. सो बट बिग क्रेडिट गोज टू द डॉक्टर मनमोहन सिंह. एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी कंपनी की MGT 7 देखना चाहते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो आपको इससे एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि 2006 के बाद का ही डाटा मिल रहा होगा. ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो ऑफलाइन फॉर्म्स हुआ करते थे, तो शायद आप किसी कंपनी का 2001 का डाटा नहीं देख पाएंगे. ठीक है, लेकिन एक आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मनमोहन सिंह की ही गवर्नमेंट ने TCS को अपॉइंट किया और कहा कि जी आप हमारे 2001 से जितने भी फॉर्म्स हैं वो भी अपलोड करो. ठीक है, एक फॉर्म स्कैन करो और अपलोड करो. ठीक है, तो आज के टाइम में मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी कंपनी के कोई डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो आपको 2001 से मिल जाएंगे.
ठीक है, और वेरी हेफ्टी अमाउंट उन्होंने चार्ज किया और बहुत मेहनत वाला काम भी था जी। ये कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये करोड़ों डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। और उसे अप्रोप्रिएट रिलायंस का रिलायंस में ही आना चाहिए, उस सिन का उसी के अंदर फॉल होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। और उनको कैटेगराइज करना, स्कैन करना और फिर वहां पर अपलोड करना वाज अ मेमथ टास्क। नहीं, मैंडेटरी नहीं था जी, आउटसोर्स किया। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में फॉर्म्स पड़े हुए हैं, इनको स्कैन करके आप प्लीज अपलोड कीजिए और उसके लिए जो भी आपने चार्ज करना है वो आप चार्ज लीजिए, ठीक है। सो टीसीएस ने वो सारा काम किया। तो सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 2001 तक के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पड़े रहते हैं जी सभी कंपनीज के, और उससे पुराने डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपको एमसीए की ऑफिस में जाना पड़ेगा जी, ठीक है। बट इतने पुराने करने भी क्या, 20 साल इज वेरी गुड टाइम। Are we good? चले आगे। So, e-governance has the potential to transform the governance and contribute to the reform of the administration by enabling the greater speed and the efficiency in the official transaction. The commissioning of the MCA 21 project is a landmark measure for advancing the cause of the National E-Governance Plan and implementing it. एक और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 2005 में ही पहली बार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन्होंने कहा कि जी कॉर्पोरेट अफेयर्स की अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए। पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही एक होता था DCA, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, ठीक है। कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, डिपार्टमेंट था एक, ठीक है। बट इन्होंने कहा कि इसकी अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए, इतना बड़ा सेगमेंट है। और फिर आया जी, दैट इज द MCA जो आज हम पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। इन्होंने कहा नाम थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो MCA तब पैदा भी हुआ। So what's the difference between department and ministry? डिपार्टमेंट इज अ मिनिस्ट्री का एक छोटा सा सेक्शन, मिनिस्ट्री अपने आप में पूरी मिनिस्ट्री है जी, ठीक है। जो हाँ, और डिपार्टमेंट अपने रूल्स नहीं बना सकता जी, मिनिस्ट्री रूल्स बना देती है, ठीक है। सो जो मैं बोलता हूँ कि रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर जो सेबी रूल्स, जो कंपनीज के हम इतने रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, अकाउंट्स रूल्स, मैनेजमेंट रूल्स, जितने भी रूल्स पढ़ते हैं, तो ये MCA ने बनाए हैं, ठीक है। सो ज़्यादा हम आपकी ज़रूरतों को समझ पाते हैं अगर आपके अपने से अलग से मिनिस्ट्री हो, ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर भी कर पाते हैं। This e-governance initiative is a flagship program executed by the MCA in the partnership with the private players, ठीक है। और इसको बनाया गया जी बूट मॉडल के ऊपर। बूट की फुल फॉर्म है बिल्ड, ऑपरेट, ऑन एंड लास्ट में कर दो जी ट्रांसफर, ठीक है। तो इन्फोसिस ने ये सारा काम किया जी। इन्फोसिस ने ये वेबसाइट MCA का पूरा पोर्टल बनाया, उसको चलाया और काफी देर तक ऑनरशिप उसके पास थी। और जब वो इफेक्टिवली चल पड़ा तो उन्होंने MCA को, डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। आज अगर आप MCA की वेबसाइट पे देखेंगे तो सबसे नीचे आना, तो वहां पे लिखा रहता है कि दिस वेबसाइट इज ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। सो बिकॉज इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, और वो डे 1 से ही उनका एग्रीमेंट होता है कि आप जब चलाकर ये इफेक्टिव हो जाएगी तो आपको करना पड़ेगा। बाद में उनकी मनमर्जी नहीं है, इन्फोसिस की मनमर्जी नहीं है कि वो गवर्नमेंट से पंगा ले सके। MCA 21 एंड इट्स लीगल वैलिडिटी, सेक्शन 398 ने ये बात बोली है कि नीचे बताई गई सारी चीजें आज की डेट में आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, ठीक है। आज से पहले जितने भी फॉर्म्स, चिट्ठी, ऑनलाइन नोटिसेस जाते थे, सब कुछ पहले ऑफलाइन जाया करता था, घर पे चिट्ठी आया करती थी। अब हमने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी चीजें अब ऑनलाइन हो सकती है। थोड़ा फास्ट रीड करेंगे, ऊपर आप लिख लीजिए फास्ट रीड। वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन आया ना, तो हमने कहा सर एक्ट में कहीं पे लिखा है कि ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हमने कहा यस लिखा है, सेक्शन 398 के अंदर ये सारी बातें लिखी है कि ये सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सेक्शन 398 हैज द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्रेरी इन दिस एक्ट। सुनिएगा जी प्लीज, ये देखिए ये एक ओवरराइडिंग सेक्शन है, बिकॉज आज से पहले शायद ये बात लिखी हुई थी किसी भी सेक्शन में कि ये चिट्ठी ROC को बाय हैंड 30 डेज में डिलीवर करनी है। अब लेट अस से
120 सेक्शन में लिखा है कि बाय हैंड डिलीवर करनी है और 398 कहता है आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमने कहा सर कंफ्लिक्ट आ गया एक्ट के अंदर, किसकी बात सुने? तो हमने कहा 398 की बात सुनेंगे, क्योंकि ये कैसे शुरू हो रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी। कहीं पे लिखा है कि आपको ये डिलीवर करनी पड़ेगी, स्पीड पोस्ट करनी पड़ेगी, हैंड से डिलीवर करनी पड़ेगी, आज नहीं करनी, बिकॉज 398 ने आपको ओवरराइड कर दिया और क्या कहा, notwithstanding anything contained to the contrary in this act and without prejudice to the provisions contained in the section 6 of the IT Act, the central government make the rules। और वो रूल्स किस बारे में बनाएंगे, मैं आपको पॉइंट नंबर ए से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लगानी है, बैलेंस शीट हमने आपको डिपॉजिट करने को बोला, प्रोस्पेक्टस जमा करवाने को बोला, रिटर्न, इट मे बी द एनुअल रिटर्न, कोई डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, पर्टिकुलर ऑफ चार्जेस या एनी अदर पर्टिकुलर ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोई भी हमने आपको फाइल या डिलीवर करने को बोला है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिलीवर कर सकते हैं। और उसको ऑथेंटिकेट कैसे करोगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब, डीएससी लगाकर, ठीक है। तो वो भी हमने रूल्स में बताया कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है कि मैंने ही साइन किए, तो ये कैसे पता लगेगा कि एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पे मेरे साइन है कि नहीं, तो वो डीएससी करके। बट हमने यहां पर क्या कहा कि हम बताएंगे कि वो आपने कैसे ऑथेंटिकेट करना रहेगा। कोई प्रॉब्लम? डीएससी की फुल फॉर्म कोई पूछ रहे? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। डीएससी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे आप कोई फॉर्म आपके सामने आता है तब तो आप हाथ से साइन कर देते हैं, बट ऑनलाइन ईमेल पे आप कोई डॉक्यूमेंट कैसे साइन करोगे, तो वहां पर आप डीएससी अटैच कर देते हो, दैट इज द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसी चैप्टर में मेरे ख्याल से पेज नंबर 11 के ऊपर डीएससी के ऊपर काफी डिस्कशन है, और अगर आज वहां पे पहुंचे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जी सारा डीएससी, और एक दो फॉर्म्स भी दिखाऊंगा जिसपे मेरे डीएससी लगे होंगे या फिर किसी और मेरे क्लाइंट के डीएससी लगे होंगे। नेक्स्ट, फिर हमने कहा कि जी अगर कोई डॉक्यूमेंट, नोटिस या कम्युनिकेशन ऑफ द इंटीमेशन एज मे बी रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड और डिलीवर्ड अंडर दिस एक्ट। अब डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस भेजना है, कोई कम्युनिकेशन भेजनी है, तो डिपार्टमेंट भी अब आपको कैसे भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और डिपार्टमेंट भी कैसे साइन करेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब डीएससी वहां पर उसके भी लगे होंगे। आर वी गुड? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इंस्पेक्शन करनी है जी। मैं कंपनी की बैलेंस शीट, मेमोरेंडम देखना चाहता हूं, तो पहले क्या करना पड़ता था, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना पड़ता था और वहां पर जाकर आप चेक करते थे, बट अब द इंस्पेक्शन कैन बी डन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो वो कहते हैं सच इंस्पेक्शन ऑफ द मेमोरेंडम, आर्टिकल, रजिस्टर, इंडेक्स, बैलेंस शीट, रिटर्न और एनी अदर पर्टिकुलर ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज एज अदरवाइज अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। अब ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड सच फीस, अब हमने आपको बड़ी बार कोई पैसे देने को बोला, कोई चार्जेस और सम अदर सम्स पेएबल, तो वो भी अब आप कैसे पे कर सकते हो, ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। तो ये सारी पावर सेक्शन 398 ने दी। मैं दोबारा से आपके लिए रीड कर रहा हूं। 398 ने कहा कि अगर कोई एप्लीकेशन, बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस वगैरह आपने हमें जमा करवानी है तो आप ऑनलाइन ही हमें जमा करवा दीजिए, आपको फिजिकली डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन भी कैसे करेंगे वो हम आपको बता देंगे, डीएससी के थ्रू की जाती है, मैंने आपको बता दिया। फिर डिपार्टमेंट कहता है हमने अगर आपको कोई नोटिस या कम्युनिकेशन या कोई इंटीमेशन देनी हुई तो हम भी अब आपको ऑनलाइन ही दिया करेंगे, हम भी चिट्ठी नहीं भेजेंगे, आप भी हमें मत भेजना। इंस्पेक्शन भी अब ऑनलाइन ही हुआ करेगी, और अगर आपने कोई पैसे जमा करवाने हैं वो भी आप ऑनलाइन ही जमा करवा दीजिए। रूल 7 में एक ही कीवर्ड है जी, दैट इज जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में दीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट का बस ये फायदा है कि उसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता। मैं आपको वर्ड फाइल भेजूंगा तो वर्ड फाइल में आप कुछ भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट पीडीएफ में अमेंडमेंट्स करनी इतनी आसान नहीं है। या फिर आप क्या करते हैं, पीडीएफ को पहले वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं। अगर आप पीडीएफ में डायरेक्टली अमेंडमेंट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। पीडीएफ फाइल तो सबने सुना ही हुआ है ना, ठीक है। सो इतनी सी बात ही लिखी है। तो पहली 4 लाइनें जो हैं वो इतनी काम की नहीं है, मैं थोड़ा फास्ट रीड कर देता हूं। As per the Rule 7 of the company's registration office and the fees rules 2014 relates to the manner and the condition for filing of the application, statements, return, declaration, MOA, AOA, charges and such other notice, communication, intimation जो भी हम आपको देंगे shall be filed or delivered in the computer readable electronic form in PDF format. PDF की फुल फॉर्म भी गिवन है, दैट इज अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है जी। पोर्टेबल मतलब हाँ, जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली भेजा जा सके, ठीक है। मैनी टाइम्स मैं ना कई बार मोबाइल पे वर्ड फाइल खोलता हूं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है,
बट मैं उसको बोलता हूँ कि यार ये मत करो, आप वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजो, फिर वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि सर आपकी जो फाइल थी, वर्ड फाइल थी, वो ना ओपन नहीं हो रही मेरे कंप्यूटर में, या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हमने कहा क्यों, आपका कंप्यूटर कौन सा है? वो कहता है कि जी एप्पल, ठीक है। मैकिंटोश के अंदर उसकी सेटिंग्स हिल जाती है क्योंकि वहां पे एमएस ऑफिस नहीं चलता है। सो इन दैट केस मैं उनको जब पीडीएफ बनाकर भेजता हूँ देन दे आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि पीडीएफ बिल्कुल भी हिलती नहीं है। इट इज मोर पोर्टेबल, हैंडी एंड सच अदर फॉर्मेट एज मे बी स्पेसिफाइड। आर वी गुड? चलेंगे आगे। तो रूल 7 ने बस एक ही बात बोली कि ये सारी चीजें जो आपने देनी है ना, प्लीज हमें पीडीएफ में देना। अगले पेज के ऊपर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एमसीए 21। तो हमने कहा एमसीए के अंदर दो तरह के ऑफिसेज हैं जी, एक फ्रंट ऑफिस और एक बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस दो हैं, एक वर्चुअल जिसमें हमने कहा कि सर हमारी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। और आजकल 99% काम यहीं पर होता है जी, वर्चुअल फ्रंट ऑफिस पे। जब मेरे को एमसीए को कुछ भी जमा करवाना है, क्योंकि एक्ट में कितना कुछ लिखा है ना कि आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, एमसीए को बताना पड़ेगा, आरडी से पूछना पड़ेगा। आजकल सब कुछ कहां पर होता है? वर्चुअल फ्रंट ऑफिस पे। तो आप उसकी वेबसाइट खोलते हैं और वहां पर फॉर्म को भर देते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रार के फ्रंट ऑफिस में जाना चाहते हैं तो यहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी ले सकते हैं। आजकल इसका कुछ खास ट्रेंड रहा नहीं, ठीक है। जैसे कि पहले ना जब 2017 में जीएसटी आया तो बहुत सारे जीएसटी सुविधा केंद्र भी खुले, ठीक है, कि अगर आपको अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं भरी जा रही, नहीं समझ में आ रहा, तो आप जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाकर भी भरवा सकते हो। सेम वे जब 2006 के अंदर पहली बार ऑनलाइन एमसीए शुरू हुआ तो हमने कहा कि सर हम बहुत सारे ना आरएफओस खोलेंगे बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर, कि लोगों को स्कैन करना ही नहीं आ रहा था, डॉक्यूमेंट्स नहीं भरने आ रहे थे, अपलोड नहीं हो रहे थे, फिर साइज की लिमिट थी, उनको फाइल कंप्रेस करनी नहीं आ रही थी। यह आजकल बड़ा आसान लग रहा है बट 2005-6 में इतना आसान था नहीं, ठीक है। तो हमने कहा कि जी, और कंपनीज हर तरह की हैं, आउटडेटेड भी हैं और अपडेटेड भी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, तो हमने तब बहुत सारे आरएफओस खोले थे। इसलिए मैंने कहा कि आजकल इनका ट्रेंड ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है, आजकल स्कैनर भी नहीं चाहिए, आप मोबाइल से ही सब कुछ स्कैन कर लेते हैं, मतलब आजकल कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। और तब तो इतने बड़े बड़े स्कैनर्स हुआ करते थे, उसमें हम पेपर डालते थे और फिर वो स्कैन होते थे। और बैक ऑफिसेस जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, प्रोसेस की जाती है और यूज की जाती है। और फिर हैं जी कुछ सीएफसीज जहां पर पैसे देकर आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं, जबकि आरएफओस के अंदर ये गवर्नमेंट के थे और ये जो सीएफसीज हैं ना ये प्राइवेट थे, जिसके अंदर किसी सीए ने ये ऑफिस खोल लिया, किसी सीएस ने ये दफ्तर खोल लिया और कहा कि सर मैं आपका फॉर्म भर दूंगा बट पैसे चार्ज करूंगा, ठीक है, लाइक दैट। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जी, आइए नीचे। विदाउट एनी कंसिडरेशन, यस, यही होता है फ्री गवर्नमेंट। हाँ जी, जो ये आरओसी के मतलब वो ये फ्रंट डेस्क और मतलब फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस है तो इसमें प्राइवेट बोले ये ऐसे नहीं वो आरओसी जैसे गवर्नमेंट की मतलब आगे एक्सटेंशन होती है और ये यहाँ पे सीएस अपने प्राइवेट खुल गए। हाँ तो मैं समझा नहीं, जिससे मतलब ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड ही होते थे। यस यस यस। और ये ना फॉर्म अपलोड करने में सिर्फ आपकी हेल्प करते थे। आप क्या कहते थे कि फॉर्म मेरे पास है, देखिए सीए या सीएस दो तरह की सर्विसेज देता है। क्लाइंट कहता है मेरे को फॉर्म ही नहीं भरना आता, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एओसी 4 भरो, बट मेरे को एओसी 4 पता ही नहीं कहाँ पे मिलेगा, कैसे भरना है। तो मैंने कहा सर मैं आपके लिए भर दूंगा। एक होता है कि सर मेरे से अपलोड नहीं हो रहा, जब तक तो फेस टू फेस था, फिजिकल था, तब तक तो मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था, बट मेरे को ये ऑनलाइन नहीं समझ में आता, तो मैंने हाथ से सारा भर तो दिया है, आप ये मेरा अपलोड करने में हेल्प कर दो। ये बैलेंस शीट भी लाए हो 70 पेज की, ये भी स्कैन करके अपलोड करने में हेल्प कर दो। डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म, एवरीथिंग इज रेडी, बट मेरे को अपलोड नहीं करना आता। फॉर दैट यू कैन टेक द सर्विसेज ऑफ द आरएफओ फ्री ऑफ कॉस्ट या सीएफसी पेमेंट करके, ठीक है, 100, 200, 500 रुपए। अभी गुड, चलें आगे। फ्रंट ऑफिस। The major components involved in the comprehensive e-governance project are the front office and the back office. Front office represent the interface of the corporate and the public users with the MCA 21. और virtual front office भी है और रजिस्ट्रार के फ्रंट ऑफिस भी है। मैंने आगे लिखा भी है कि इंडिया के अंदर 25 आरओसीज हैं। आपको दिखा दूं मैं आरओसीज की लिस्ट, 25 हैं जी। जनरली एक स्टेट में एक आरओसी है, ठीक है, बट कहीं कहीं 2 स्टेट के अंदर एक आरओसी है,
जैसे हरियाणा की अपनी कोई आरओसी नहीं है, आप कहेंगे सर उनकी तो हाई कोर्ट भी नहीं, वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है, वो ये बोलते होंगे पंजाब वालों की नहीं है बट ठीक है, बट यहाँ पर हरियाणा इज वेस्टेड विद आरओसी दिल्ली, नॉट विद आरओसी पंजाब। जो आरओसी चंडीगढ़ में है वो सिर्फ पंजाब का है, ठीक है, वो हरियाणा की कंपनीज की फाइलिंग वहां पर नहीं आती। हरियाणा की कंपनी की कहाँ जाती है, गुड़गांव में अगर कंपनी बनी है, सॉरी गुरुग्राम में अगर बनी है, तो वो अब कहाँ पे जाती हैं, आरओसी दिल्ली के अंदर, बिकॉज उन्होंने शेयरिंग पे रखा है। और कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पर एक स्टेट में 2 आरओसी है, ठीक है, क्योंकि उनकी कंपनीज इतनी ज्यादा थी, वो कहते सर एक आरओसी से पूरी स्टेट का काम नहीं संभाला जाता। और ऐसा भी है कि 2 स्टेट में एक आरओसी है, ठीक है, अगेन विद द वॉल्यूम। चंडीगढ़ वाला आरओसी पंजाब का है, चंडीगढ़ का अपना भी नहीं पे। हाँ, ठीक है। और द बेस्ट एग्जांपल इज महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं जी, एक पुणे में और एक मुंबई में, ठीक है, और उन्होंने महाराष्ट्र को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि अगर आप इस एरिया में कंपनी खोलोगे तो आरओसी पुणे में जाना है, और इस एरिया में खोलोगे तो आपको आरओसी मुंबई में जाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी सारी कंपनीज हैं। और सेम इज फॉर द तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी 2 हैं जी, एक चेन्नई में और एक कोयम्बटूर में, ठीक है। सो ये कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ये आरओसी एक तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। ये देखिए इन सभी स्टेट्स का एक ही आरओसी है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट, यस, यहाँ पे कंपनीज ही कम होंगी, तो उन्होंने कहा सबके लिए अलग अलग आरओसी की जरूरत नहीं है। बिहार और झारखंड के एक है जी, छत्तीसगढ़ के अंदर है, और दिल्ली एंड हरियाणा का एक हो गया जी, गोवा, दमन एंड दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 2 हैं जी, एक मुंबई में है और एक पुणे में है, एक उड़ीसा का आ गया जी, पौंडुचेरी। पंजाब का कहाँ पर है, पंजाब कॉमा चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ इज द यूटी, तो फिर उन दोनों की एक हो गई। राजस्थान का एक है, दैट इज इन द जयपुर। तमिलनाडु में भी 2 हैं, एक चेन्नई में और एक कोयम्बटूर में, बिकॉज इनकी बहुत सारी, तो ये टोटल मिलाकर 25 बनती है। फिर यूपी, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। वेरी गुड। सो 25 ये फ्रंट ऑफिसेज हैं, ठीक है, जो आरओसी के ऑफिसेज हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आज की डेट में आपको कभी कभी यहाँ पर जाना पड़ सकता है। सो there was something heard that शिलोंग में सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आरओसी एक ही है, ऐसा कुछ है? वो कहाँ पर थी जी, साथ मैंने पढ़ी नहीं, शायद शिलोंग में। यहाँ पे नहीं, वो एक बड़ा सा कहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सारी, मतलब सब मिला के शिलोंग है, गुवाहाटी में। लाइजन ऑफिस है जी, वो ब्रांच खुली हुई है शिलोंग के अंदर, ठीक है, कि हर एक को उधर आके कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़े, तो एक लाइजन ऑफिस हमने ब्रांच ऑफिस शिलोंग के अंदर खोल रखा है। एनी हाउस, आगे आ रहे हैं जी वर्चुअल फ्रंट ऑफिस। हमने कहा सर वर्चुअल फ्रंट ऑफिस कहाँ पे ढूंढे, तो हमने कहा एमसीए की वेबसाइट पे चाहिए, दैट इज www.mca.gov.in। मैंने पहले भी बोला है कि सभी सीए स्टूडेंट्स, ठीक है, जब भी एमसीए की वेबसाइट खोलें तो मत्था ज़रूर टेकें, जैसे मंदिर में जाते हैं, ठीक है, नंगे पाँव, और एंटर करने से पहले झुक के प्रणाम करते हैं कि ये बड़ी हमारी कर्म भूमि है। बड़े लोग बड़ी जगह करते हैं, कुछ लोग जिम में भी ऐसे एंटर करते हैं, मैंने 1-2 को रोज गार्डन में भी ऐसे एंटर करते हैं कि यहाँ पर भी पता नहीं वो क्या करते हैं कि मतलब कि इट कीप्स अस फिट एंड काम। हाँ, तो रोज गार्डन में भी एंटर करने से पहले से मत्था टेकते हुए देखा है मैंने। क्वालिटी टाइम वर्चुअल फ्रंट ऑफिस पे आ रहे हैं। सो virtual front office is one of the various channels available to the stakeholders। स्टेक होल्डर में सारे आ जाएंगे जी, कंपनी खुद भी बढ़ना चाहती है तो भी, और अगर प्रोफेशनल्स आना चाहते हैं तो भी, टू अनेबल देम टू डू द स्टैट्यूटरी फाइलिंग। स्टैट्यूटरी फाइलिंग समझते हैं, जो मैंडेट है जी, जो लॉ ने बोला है कि आपको फाइलिंग करनी है विद द आरओसी ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। इट मेनली रिप्रेजेंट द कंप्यूटर फैसिलिटी, और डिजिटली साइंड ई फॉर्म्स आप यहाँ पर अपलोड करते हैं एमसीए के पोर्टल पे। पोर्टल मीन्स ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है, जो कि एड्रेस गिवन है जी www.mca.gov.in। आरएफओस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया जी, आजकल इतना कुछ खास ट्रेंड में है नहीं। टू फैसिलिटेट द
चेंज ओवर मतलब पहले फिजिकल फॉर्मेट में फॉर्म जाते थे और अब ऑनलाइन जाते हैं, तो स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे जीएसटी में भी बहुत ज्यादा आई और अभी तक आ रही हैं। फ्रॉम द फिजिकल डॉक्यूमेंट फाइलिंग टू द डिजिटल डॉक्यूमेंट फाइलिंग, द एमसीए, the ministry, कौन सी ministry? MCA started the offices known as RFOs. It is one of the various channels available to the stakeholders to enable them to do the statutory filing with the ROC offices across the country. ROCs के जो front offices थे, they are managed and operated by the operator. RFO में सारी facilities होती थी ऑनलाइन, जो भी चाहिए, जैसे कि trained मैन पावर, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते थे जिनका IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हाथ अच्छा है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट बड़ा अच्छा होता था, स्कैनर होते थे, प्रिंटर होते थे, रिलेटेड कंप्यूटर एसेसरीज और सॉफ्टवेयर्स होते थे। और ये जो सर्विसेज थी ये एमसीए ने कैसे मैनेज की? विद द टाई अप ऑफ टीसीए एंड द इन्फोसिस को कहा कि जी आप हमारी हेल्प करें और ये सारे आप खोलें, और 53 उस वक्त खोले गए। आजकल ये बहुत कम बचे हैं जी, बिकॉज अब इनमें डिमांड ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, तो फिर एक एक करके सारे ऑफिस बंद हो गए। और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विसेज दी जाती थी। तो यहाँ पे फॉर्म भरा नहीं जाता था, सिर्फ अपलोड करने में आपकी हेल्प की जाती थी। यहाँ पर आप कैसे जा सकते थे मैं आपको बताता हूँ। आप शायद पेन ड्राइव लेकर चले गए कि सर मेरे तो इंटरनेट नहीं चलता, आप यहाँ से अपलोड करने में हेल्प कर दो, या फिर आप अपना फॉर्म उठाकर ले गए कि सर मेरे पास स्कैनर नहीं है, ठीक है, या मैं स्कैन करता हूं तो फाइल बहुत बड़ी बन जाती है और फॉर्म की लिमिट है 5 MB से बड़ा फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो आप स्कैन कर दो और कंप्रेस कर दो और अपलोड कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्म को सिर्फ अपलोड करने में ही हेल्प करते थे, फॉर्म भरते नहीं थे। सर्टिफाइड फाइलिंग centers in order to provide the companies to do their e-filing, the professional institutes like the ICSI, ICAI or ICAI cost their regional councils, local chapters, ठीक है, जैसे जो आपकी लोकल रीजनल ब्रांचेस हैं, individual practicing members and the firms of professional were authorized to create and set up the required facilities to facilitating the e-filing process. The certified financial center was set up by the professionals, और ये 53 RFOs के अलावा ओवर एंड अबव थे, वो तो खुले ही खुले, साथ में ये CFCs भी खोले गए। और यहाँ पर जो सर्विसेज थी वो आफ्टर द पेमेंट ऑफ सर्विस चार्जेस, यहाँ पे फ्री में काम नहीं होता था। सही, यहाँ पे अपलोड दोनों काम होते थे? नहीं, सिर्फ अपलोडिंग का जी, फॉर्म भरते नहीं थे। बैक ऑफिस जहाँ पे ये सारा डाटा सेव हो रहा है जी ऑनलाइन, भरेंगे तो प्रोफेशनल फीस भी तो पे करनी पड़ेगी ना? हाँ, भरेंगे तो प्रोफेशनल फीस। बैक ऑफिस represents the offices of the ROC regional directors headquarters and take care of the internal processing of the forms filed by the corporate users as per the MCA norms and the guidelines. The e-forms are routed dynamically to the concerned authority. बड़ी अच्छी बात उसने कही, कहते हैं जौन सा भी ई फॉर्म जिसके लिए भी भरा गया MCA की वेबसाइट पे, लेटर से वो आपने भरा MCA के लिए, ROC के लिए, ROC चंडीगढ़ के लिए, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ पे पहुंच जाएगा? ROC चंडीगढ़, ठीक है। और अगर आपने भरा RD के लिए तो वो ऑटोमेटिकली RD के ऑफिस पहुंच जाएगा। जिस भी मिनिस्ट्री के लिए आपने भरा, जिस भी पर्सन के लिए भरा, वो कहता है डायनामिकली अपने आप उसके पास वो पहुंच जाता है। और ऑल द फॉर्म्स अलोंग विद देयर अटैचमेंट, ये अटैचमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी के अंदर ऑनलाइन इसे सेव करते थे, और जो कि स्टाफ ऑफ द MCA जब मर्जी चाहे तो एक्सेस कर सकता था। पुराने टाइम की आपको बात बताता हूँ। ओल्ड टाइम्स में क्या होता था, जब वो मैंने आपको बताया इतनी लंबी लंबी क्यूज लगती थी ROCs के सामने और वहां पर खड़े रह के वो फॉर्म भरते थे, तो वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देते थे कि हमने ये फॉर्म आपका जमा करवा दिया, और साइड पे एक टोकरा रहता था और वो फॉर्म को पकड़ के उस टोकरे में फेंक देते थे, ठीक है, और दिन में वो टोकरे के ऊपर बड़ा सा ढेर लग जाता था। अब उनके पास हर एक कंपनी का जी अलग से फोल्डर बना रहता था और वो फाइल को निकाल के जी उस फोल्डर के अंदर अटैच किया जाता था। आप कहेंगे कि सर अब मिनिस्ट्री में कौन इतनी मेहनत का काम करेगा, ठीक है, तो कौन करता था? CS के स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग में जाते थे, पहले के टाइम में उनकी 15 दिन ROC ट्रेनिंग मैंडेट थी, ठीक है, मतलब CS के दफ्तर में भी करना है, तब तो आपने खुद ही वो लाइन में खड़ खड़ के पहले वो फॉर्म जमा करवाए, उन्होंने टोकरी में ढेर इकट्ठा कर दिया और वो रखवाने भी आपसे ही हैं। तो लास्ट में जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी, 1-2 साल की, प्रोफेशनल का पेपर क्लियर हो जाता था, जब डिग्री मिलने वाली होती थी, तो उससे पहले 15 दिन आपको ROC दफ्तर में जाने पड़ते थे। और सीनियर्स बताते हैं, सीनियर्स मेरे को बताते हैं कि जी वो टाइम उनका नर्क का टाइम होता था, ठीक है, कि इतने बुरे हाल, और फाइल जब निकालते थे तो कभी कॉकरोच साथ में आते थे, कभी चूहे साथ में आते थे,
और बहुत बुरा हाल, मिट्टी से भरी वो फाइलें, ठीक है, और पूरा मिट्टी में अम्लीत होकर काम करना पड़ता था और बहुत बुरा टाइम था, ठीक है। बट अब आरओसी को भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मेंटेन करने, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है और वो ऑटोमेटिक उस फोल्डर में जाकर, ड्राइव में जाकर सेव हो जाता है। सो अच्छे दिन आ गए, थैंक्स टू मनमोहन सिंह। नहीं जी, नहीं, माई टाइम में भी ये ट्रेनिंग नहीं थी जी आरओसी की, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग चल रही थी, हम बच गए। सब्सटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द एमसीए में सारे नहीं पढ़ाऊंगा जी। आईटी के बेनिफिट्स आपको पता ही हैं कि आईटी आने से जी काम फास्ट हो जाता है, 24/7 हो जाता है, पेपरलेस हो जाता है, गो ग्रीन हो जाता है और ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सारे नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ पढ़ाऊंगा जी। पहले 2-3 तो पढ़ा दूंगा। एलिमिनेशन ऑफ द इंटरफेस विद द ऑफिसेज ऑफ द आरओसी। अब आरओसी के दफ्तर नहीं जाना जी, आरडी के दफ्तर नहीं जाना, एमडी MCA के पास नहीं जाना। So MCA 21 has been designed virtually to eliminate the physical interface between the companies and the offices of the ROC and even the MCA. It has not only saved the time and energy but also enabled them to focus upon the other creative tasks. ठीक है जी, एक काम छोड़ेंगे तभी तो दूसरा पकड़ेंगे। एंड हाईली टाइम कंज्यूमिंग वर्क्स ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड द CMAs, जैसे कि काम था जी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, उसमें बहुत सारी सर्च, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन, इन सब में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब ये सारे काम बहुत ही क्विक एंड ईजी हो गए। पहले ही कंपनी को खोलना, चार्ज रजिस्टर करवाना, सर्च रिपोर्ट बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन की वजह से बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। इफेक्टिव यूज ऑफ द डाटाबेस, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। कहता है कि जी अब डिपार्टमेंट भी आपके डाटाबेस को बहुत अच्छे से यूज कर पाता है और हमने काफी क्रिएटिव वेबसाइट्स बनाई है जी। सबसे पहले एक IEPF की वेबसाइट है। मैंने आपको बताया 7 साल तक अगर आपका डिविडेंड अनक्लेम्ड रह जाता है तो आपके जो शेयर और डिविडेंड दोनों IEPF में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। सो पहले लोगों को अपने शेयर ही नहीं मिलते थे, बट अब आप IEPF की वेबसाइट पे जाइए, प्रॉपर लिस्ट रहती है कि जी इन लोगों के शेयर और डिबेंचर्स और सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है और आप जाकर वहां पे क्लेम कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन वेरी इजी। मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज सेट अप द IEPF विद डेडिकेटेड पर्पस ऑफ एम्पावरिंग द इन्वेस्टर्स, ताकि हम उनको एडुकेट और अवेयर करें। इट हैज established under section 125 of the Companies Act for the promotion of the investors awareness and the protection. Next is very good one, that is watchoutinvestors.com. कोई भी कंपनी अगर कुछ भी गलत काम करती है तो उसका नाम विद डिफॉल्ट यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी डिफॉल्टिंग कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं, उसके शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर खरीदने लगे हैं, तो आप एक बार इस वेबसाइट को जाकर जरूर चेक कर ले कि उस लिस्ट में कहीं उसका नाम तो नहीं है, वॉच आउट इन्वेस्टर्स। So over the years, thousands and the unsculptures entities have defrauded the investors. In many a case, through the penal regulatory actions has taken against such entities. Absence क्योंकि कोई organized database नहीं था, तो हमने एक वेबसाइट बनाई थी Watch Out Investors for the various entities about the person and the information that one should be aware of. It is sponsored and aided by IEPF इसमें पैसा देता है इस वेबसाइट को, और सेबीज को पैसा देता है, ताकि अच्छे कॉज के लिए काम हो रही है। सो दिस वेबसाइट इज अ नेशनल वेब बेस्ड रजिस्ट्री कवरिंग द एंटिटीज इंक्लूडिंग द कंपनीज एंड द इंटरमीडिएरीज एंड वेयर एवर अवेलेबल द इंफॉर्मेशन पर्सन एसोसिएटेड विद द एंटिटीज। जिन्होंने भी गलत काम किया उनका भी नाम इसमें आ जाता है, कंपनी का नाम भी आएगा, उसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, सबका नाम इसके अंदर आ जाता है। अगले पेज पे आ रहे हैं, दैट इज directorsdatabase.com। स्टार मार्क करेंगे जी, आपके लिए बड़े काम की है। कल जब आप CACS बन जाएंगे और आपको लगता है कि जी मेरा भी नॉलेज बड़ी अच्छी है और मैं भी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने लायक हूँ, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप बनने लायक हो, तो आप इसमें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। बड़ी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लोग प्रोफेशनल्स को ही उठा रहे हैं, CA को, CS को, क्योंकि दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट। So, www.directorsdatabase.com is a corporate governance initiative by the Bombay Stock Exchange Limited, and it is conceptualized, designed and maintained by Prime Database. This website is the world's first website providing not only a single point access to the information of the board of directors of the listed company, but also provide with the
प्रोफाइल विद द एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड द अदर डायरेक्टरशिप की, उस डायरेक्टर का सारा कि कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर हैं और वो और कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, उसकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ इस वेबसाइट पे लिखा रहेगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इज बेस्ड अपॉन द बीएसई, क्योंकि ये बीएसई का इनिशिएटिव है तो वो कहता है कि बीएसई की सभी कंपनीज का इसके ऊपर डाटा है. मोर और लेस जो कंपनीज हैं वो दोनों पे ही लिस्टेड रहती हैं. यहाँ से होमवर्क में है जी आपके पास. बेटर सुपरविजन, एमसीए भी ज़्यादा अच्छे से निगरानी रख सकता है जी. म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम, स्पीडी, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट, ऑब्वियस.